नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इन वीडियोज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोविड-19 के दिमाग पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस कैसे हमारे ब्रेन पर अटैक करता है। क्योंकि सिर्फ हमारे फेफड़े, लंग्स ही नहीं हैं जिन पर कोरोना वायरस अटैक करता है। ये जो पैथोजन है, वायरस है, ये हमारे ब्रेन सेल्स में भी घुस सकता है और डिलीरियम, कन्फ्यूजन जैसे सिम्पटम्स भी ला सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है और उन्होंने अभी हाल ही में कुछ शोधों में ऐसा पाया है। सबसे ज़्यादा तो लंग्स को ही टारगेट करता है कोरोना वायरस, पर किडनी, लीवर और हमारे खून की वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स को भी वो अटैक करता है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि करीब आधे मरीज़ ऐसे होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स, ब्रेन के सिम्पटम्स दिखाते हैं जैसे कि हेडेक, सर दर्द, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, जिससे कि यह पता चलता है कि वायरस जो है वो हमारे ब्रेन को भी किसी न किसी रूप में अटैक कर रहा है। एक नई शोध हुई है जिसमें बहुत ही क्लियर ऐसे सबूत देखने में मिले हैं कि कुछ लोगों में कोरोना वायरस ब्रेन के जो सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उनको सीधे तौर पर अटैक करता है और उनमें जाकर अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है वायरस। ऐसा देखने में आया है कि ये जो वायरस है, ये वहाँ का सारा ऑक्सीजन जो है ये इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि जो आस-पास के जो सेल्स हैं, ब्रेन के सेल्स या ब्रेन के आस-पास के जो सेल्स हैं, वो सब ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। ये तो क्लियर नहीं है कि वायरस जो है वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है या किस तरह से वो उसे बर्बाद करना शुरू करता है। ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन तो रेयर है, ऐसा तो देखने में नहीं आया कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन के सिम्टम्स मिले हों, पर कुछ लोगों में ये हो सकता है, ऐसा ससेप्टिबल है क्योंकि उनका जेनेटिक बैकग्राउंड जो है वह इस तरह का होता है जिससे कि वायरल इफेक्ट जो है या कुछ और रीजंस की वजह से वायरस का प्रभाव दिमाग पर पड़ सकता है। अगर दिमाग इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं, ऐसा अकीको इवासाकी का कहना है, जो कि एक येल यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजिस्ट है, जिनके देखरेख में इस तरह का शोध किया गया। हाल ही में ये जो शोध है इसको ऑनलाइन पोस्ट किया गया है। बहुत से रिसर्चर जो हैं उनका इस रिसर्च को पढ़ने के बाद ऐसा कहना है कि ये जो रिजल्ट हैं ये बहुत ही सावधान करने वाले हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं इन पर ध्यान देना। क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कौन से ऐसे मल्टीपल तरीके होते हैं जिससे कि वायरस जो है हमारे ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। जो शोधकर्ता थे उन्होंने ब्रेन की इमेजिंग की, एमआरआई स्कैन किए और पेशेंट्स के कई सारे सिम्पटम्स देखे, जिससे कि उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ब्रेन पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है कोरोना वायरस का। पर अभी तक ऐसे कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है, शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है। माइकल जैंडी का, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं नेशनल हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी ब्रिटेन के अंदर, उनका कहना है कि कोई ऐसे सबूत तो नहीं मिले हैं जिससे कि हम कह सकें कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ब्रेन पे, जो कि इन्फेक्शन में अक्सर लक्षण देखने में आते हैं या इमेजिंग के बाद जो देखने में आते हैं प्रभाव, वो सब देखने में तो फिलहाल नहीं आए हैं। इसलिए सीधे तौर पे तो अभी नहीं कहा जा सकता, इसलिए मरीजों के सिम्टम्स या कुछ दूसरे ब्रेन इमेजिंग रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने बताया है, जब दो तरह के पेशेंट्स को कंपेयर करके बताते हैं जैसे। सिर्फ इससे हमें थोड़ा बहुत और एविडेंस मिला है, वे कहते हैं कि जिससे कि हम थोड़े निश्चित हो सकते हैं कि हाँ, कुछ तो प्रभाव है ब्रेन पर वायरस का। डॉक्टर जैंडी और उनके जो सहयोगी शोधकर्ता हैं, उन्होंने जुलाई-अगस्त में कुछ शोध पब्लिश किए थे, जिसमें दिखाया था कि कोविड-19 के कुछ पेशेंट्स में बहुत सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन सिम्पटम देखने में आते हैं, यहाँ तक कि नर्व्स की डैमेज भी हो जाती है। ये जो नई स्टडी है इसमें डॉक्टर इवासाकी जो है और उनकी जो कलीग्स हैं, उन्होंने ब्रेन इन्फेक्शन को 3 तरह से देखा। पहला तो उन्होंने एक ऐसे पेशेंट को देखा जो कोविड-19 से पीड़ित था और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके दिमाग के टिश्यूज़ को देखा। फिर उन्होंने चूहे में उसके दिमाग को स्टडी किया और उसपे वायरस के प्रभाव को देखा। और तीसरा उन्होंने ऑर्गेनॉइड्स पे स्टडी की, जो कि ब्रेन सेल्स के कुछ क्लस्टर्स होते हैं जिसको लैब डिश में रख के स्टडी किया जाता है। उन पर कोरोना वायरस का प्रभाव डाल के देखा जाता है कि ब्रेन के सेल कैसे रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर इवासाकी का कहना है कि कुछ दूसरे पैथोजन हैं, वायरस हैं जैसे कि ज़िका वायरस, जो कि जाना गया है कि वो ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो उस डैमेज की हुई साइट पर जाते हैं दिमाग की, जहाँ पर वायरस ने अटैक किया है, और फिर वो दिमाग को साफ करने की कोशिश करते हैं। उन सारे इन्फेक्टेड सेल्स को जिन पर वायरस ने असर डाला है, उनको वहाँ से हटा देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो रिपेयर होने का तो कोई चांस ही नहीं रह जाता उसमें और एक परमानेंट डैमेज सा आ जाता है। कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही अपने को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। वो ब्रेन सेल्स की जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करता है अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए, पर उनको एज सच डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये ध्यान देने वाली चीज़ है।
इन्फेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां से वायरस जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। वो क्या करेगा, या तो वहां से ऑक्सीजन खींच लेगा और बाकी के जो सेल्स हैं वो खुद उसको मार देंगे, ब्रेन सेल्स को मार देंगे। आसपास के जो सेल्स हैं, क्योंकि उनको भी जीवित रहना है, तो अपने जीवित रहने के लिए ब्रेन सेल्स का खत्म कर देंगे। या फिर हमारे बॉडी के ही इम्यून सेल्स हैं जो वहां जाके उसकी सफाई करने के नाम पे उसके ब्रेन सेल्स को खत्म कर देंगे। तो वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ इतना एविडेंस आया है। तो वो क्या करेगा, अब आसपास के सेल्स का ऑक्सीजन ले लेगा और फिर वो ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन सेल्स मर जाएंगे। ऐसा देखने में आया है, या ऐसा सोचते हैं कि वैज्ञानिक कि ऐसा होता होगा। साइलेंट इन्फेक्शन सा है वायरस का, ऐसा उनका मानना है। और इसके कई सारे ऐसे रास्ते हैं, कई सारे तरीके हैं जिससे ये ब्रेन को असर डाल सकता है। इसी तरीके की ऑर्गेनॉइड्स के ऊपर जो रिसर्च हुई है इन्फेक्शन कोरोना वायरस के द्वारा जो रहता है उसके बारे में, एलिसन मोथरी ने भी की थी, जिसमें जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के। उन्होंने भी इसी तरीके के जो रिजल्ट्स थे वो देखे थे, जिन्होंने जीका वायरस पर भी इस तरह की रिसर्च की थी। एक दूसरा तरीका है जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे न्यूरॉन्स पर, ब्रेन के सेल्स पर जो है असर डालता है, और वह ये है कि उसके जो साइनैप्स होते हैं, आपस के जो कनेक्शंस होते हैं, उनका नंबर डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। डॉक्टर मुअत्तरी का कहना है कि जो इन्फेक्शन है उसके कई दिनों के बाद हम ऐसा देखते हैं कि जो नंबर ऑफ साइनैप्स हैं, अमाउंट है उनका, उसमें एक बहुत ही ड्रामेटिक रिडक्शन देखते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमी आ जाती है। हमें फ़िलहाल ये नहीं पता कि ये जो कमी है ये रिवर्सिबल है या नहीं। जब वायरस सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं ACE2, ACE2। ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में हर तरफ पाया जाता है, खासकर कि लंग्स में। और यही वजह है कि वायरस जो है वो हमारे लंग्स को, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा पसंद क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ACE2 पाया जाता है और इसी के थ्रू ये सेल्स के अंदर घुस जाता है और अपने को मल्टीप्लाई कर लेता है। पिछली जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं, वे ये कहती हैं कि ब्रेन के अंदर जो ACE2 है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए अक्सर वायरस इनको छोड़ देता है। पर डॉक्टर इवासाकी और उनके जो सहयोगी हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा और पाया कि जो वायरस है वो ब्रेन सेल्स के अंदर इस रास्ते से भी एंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर है, उन्होंने कहा कि न्यूरॉन्स के अंदर ये वायरस घुस सकता है और सेल्स के ऊपर असर डालने के लिए इसको उस जगह पर प्रवेश करना आवश्यक होता है। तो जब तक ये वहाँ घुसेगा नहीं तब तक वहाँ पर वो असर नहीं डालेगा। तो किसी न किसी तरह से तो ये वहाँ प्रवेश करता ही है, भले ही थोड़े से ही ACE2 प्रोटीन्स ही क्यों ना हो, उनकी मदद से ही क्यों ना हो। फिर उनकी जो टीम थी, उन्होंने 2 अलग-अलग चूहों के ग्रुप्स को स्टडी किया। एक जिनके अंदर ACE2 रिसेप्टर थे, प्रोटीन के रिसेप्टर, जो सिर्फ ब्रेन में ज़्यादा पाए जाते थे, और दूसरा जिसके रिसेप्टर ACE2 लंग्स में ज़्यादा पाए जाते थे। तो जब रिसर्चर्स ने जब वायरस इंट्रोड्यूस किया, वायरस डाला इन चूहों के ग्रुप्स में, तो जिनमें ब्रेन पे इन्फेक्शन हुआ था, उनके अंदर वज़न की कमी आ गई और वो 6 दिन में मर गए। पर जो चूहे जिनके लंग पर इन्फेक्शन हुआ था, उनमें ये फ़र्क देखने में नहीं आया, मतलब वज़न की कमी और उनकी मौत नहीं हुई, कम थे मतलब उसमें ऐसे। भले ही माउस चूहों पर जो स्टडी होती है उसकी अपनी कुछ कमियाँ होती हैं, उसको हम इंसानों पर जनरलाइज़ नहीं कर सकते, पर फिर भी ये रिज़ल्ट्स हमें बताते हैं कि वायरस का जो इन्फेक्शन है ब्रेन में वो ज़्यादा घातक और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मुकाबले, जो लंग्स पर जो इन्फेक्शन होता है। वायरस जो है वो हमारे ब्रेन में ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि हमारी स्मेल को रेगुलेट करता है, सूंघने की शक्ति को नियंत्रित करता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, उसके थ्रू भी एंटर कर सकता है। हमारी आँखों के ज़रिए या फिर हमारे खून के ज़रिए वो घुस सकता है। ये तो क्लियर नहीं है कि ये जो वायरस है ये कौन-सा रास्ता ले रहा है, और ये भी नहीं पता कि क्या ये अक्सर ऐसा करता है। पर जो भी लोगों में लक्षण आए हैं, इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा होगा उनके अंदर। डॉक्टर मोहत्री कहते हैं कि रिसर्चर्स को अभी और ज़्यादा ऑटोप्सी के सैंपल्स को एनालाइज़ करना पड़ेगा, यह देखने के लिए कि ब्रेन इन्फेक्शन कितना कॉमन है, वह किस तरह से होता है, कितना घातक होता है, और क्या ये जो माइल्ड लेवल के जो कोरोना पेशेंट्स हैं, क्या उनमें भी ये प्रेज़ेंट होता है? या उन लोगों में जो काफ़ी लंबे समय तक कोरोना वायरस के कुछ ना कुछ लक्षण दिखाते रहते हैं, वायरस के शरीर से चले जाने के बाद भी, ठीक हो जाने के बाद भी किसी न किसी तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स दिखाते रहते हैं, क्या उनमें भी इस तरीके का कोई ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं? ये सब देखने लायक अभी चीज़ें हैं। डॉक्टर रॉबर्ट स्टीवेंस, जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं कोविड-19 के, उनमें 40 से 60% पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक सिम्पटम देखने में आते हैं।
पर ये सारे के सारे सिम्पटम्स जो हैं ये वायरस के ब्रेन को अटैक करने से शायद नहीं आए होंगे। वो सब बॉडी के बाकी के अलग-अलग हिस्सों में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो लगातार होती रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है, वो कहीं न कहीं उसकी वजह से हुए होंगे। जैसे लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं जो खून को गाढ़ा कर देते हैं और हमारी जो खून की जो धमनियाँ हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। सो इसलिए ब्रेन सेल्स को खुद डायरेक्टली इन्फेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ताकि ये सब लक्षण आए न्यूरोलॉजिकल। डॉक्टर ज़ैंडी भी ऐसा ही कहते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से ब्लड को, ब्रेन सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग-अलग जो टाइप के जो पेशेंट्स हैं, उनको अलग-अलग तरीकों से प्रभाव पड़ता है कोरोना वायरस का। और अक्सर ऐसा भी होगा कि कई सारे अलग-अलग लक्षण इन अलग-अलग कारणों की वजह से भी होते होंगे। तो किसी की ब्लड वेसल्स कमज़ोर पड़ गई, दब गई, जाम हो गई, किसी के ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्ट्रोक हो गया, किसी के अंदर कुछ और तरीके से इन्फेक्शन हो गया, एज2 के थ्रू ब्रेन के अंदर एंटर कर गया वायरस। तो अलग-अलग चीज़ें हमें अलग-अलग पेशेंट्स में देखने में मिल सकती हैं। कुछ कॉग्निटिव सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि ब्रेन फॉग, जिसके बारे में मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, और डिलीरियम। ऐसे सिम्पटम्स को पकड़ पाना पेशेंट्स में अक्सर मुश्किल होता है जिनको दवाइयाँ दी गई होती हैं या जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं। तो डॉक्टरों को वो कहते हैं कि डॉक्टर स्टीवंस की ऐसा देखना चाहिए कि जब उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, जब वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं या उनकी जो सेडेटिव्स जो उनको दिए जा रहे हैं, जो उनको अक्सर बेहोश रखते हैं, सुलाकर रखते हैं, जब वो कम हो जाती हैं दवाइयाँ देनी, तो उसके बाद वो कोविड-19 के पेशेंट्स को देखें, क्या उनमें तब भी वो सिम्पटम्स मौजूद हैं? जिसमें कॉग्निटिव सिम्पटम आते हैं, जैसे कि डिलीरियम, जिसमें कि पेशेंट को ये नहीं पता रहता कि वो कहाँ है, दिन है या रात है, या वो किस वजह से यहाँ पर है, उसको बिल्कुल कन्फ्यूजन सी बनी रहती है दिमाग में। इस तरीके के सिम्पटम्स को वो जाँचें। सो ऐसे में अगर सही तरह से अगर इसकी पहचान हो जाए इन सिम्पटम्स की, और इसका अगर सही तरह से इलाज हो जाए, और ज़्यादा शोध जब इसके बारे में हमें जानकारी देंगे, तो इस बारे में कुछ कर पाना और भी आसान होगा। इस तरीके का एविडेंस अभी सिर्फ़ इकट्ठा हो रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।